नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से मुकाबला G20 देशों की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया, तो वहीं विश्व नेताओं ने ISIS के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की भी बात कही। उन्होंने जिहादी ISIS के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को दोगुना करने का संकल्प भी लिया है और साथ ही पेरिस हमलावरों को पकड़ने में फ्रांस की मदद करने का भरोसा भी जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि वह जल्द ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को आतंकवाद तथा उग्रवाद से निपटने के लिए एक व्यापक योजना सौंपेंगे। साथ ही आतंकवादी संगठनों की आर्थिक सहायता की कड़ी को समाप्त करने के संबंध में बेहतर समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान की बात की जाएगी, जिसमें लोगों द्वारा इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों को धन भेजने से रोकना शामिल है। साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले संसाधनों के उपयोग से आतंकियों को दूर करने की भी योजना है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दुनिया भर के देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और उसे की जाने वाली फंडिंग को रोकने में विफल रहे हैं और उसे कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ हैं CBI के पूर्व प्रमुख जोगेंद्र सिंह, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार डॉक्टर वायल शेख हसन अव्वाद, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वायल अव्वाद, मैं आपसे शुरू करूंगा कि ये जो पूरा वेस्ट एशिया या कहें तो मध्य पूर्व में आतंकवाद आजकल एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, लेकिन वहाँ हमने आतंकवाद के कई रंग रूप भी देखे हैं। एक तरफ पिछले साल हमने सुना राष्ट्रपति बराक ओबामा को कि सीरिया में वो वहाँ विद्रोहियों को $500 मिलियन की सहायता देने की बात करते हैं, जो कि एक मायने में आतंकवादी ही हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं इराक़ में जो ISIL के लोग हैं, उनके खिलाफ वो युद्ध छेड़े हुए हैं। तो ये क्या विरोधाभास है, ये क्या कंट्राडिक्शंस है? एक कंट्राडिक्शन जैसे शुरू किया था वहाँ पर आपका याद है 1980 में जो अफ़गानिस्तान के अंदर वहीं पर अलकायदा बनाया था, उन्होंने काफ़ी ख़र्चा पैसा लोग दे दिया था जब तक उन्होंने अलकायदा में हटार दिया था और वो तालिबान से। तो ख़ुद कह रहे, हिलरी क्लिंटन में ख़ुद कह रहा है ये हमारा ISI और सऊदी के साथ में इंटेलिजेंस हमको बनाया था सोवियत यूनियन के लिए हटाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर। इसी प्रोजेक्ट में सरोगसी मदर बनाया था, सेम प्रोजेक्ट में सीरिया के लिए और इराक़ के अंदर ले गया था जब तक अमेरिकन इन्वेजन 2003 है। और 2003 के ब्रेमर का जो गवर्नर आ गया था, उन्होंने $10 बिलियन यानी आप 70 लाख करोड़ रुपए का है, इतना होना चाहिए इंडियन रुपी से, उन्होंने अभी तक मालूम भी नहीं कहा है। और उसकी बाद में कि जब तक ये ISIS के बन गया था वहाँ पर है अमेरिकन वो उसके रिजीम चेंज का पॉलिसी शुरू किया था वेस्टर्न कंट्री के साथ में। उन्होंने ये शुरू किया था इराक़ के अंदर, लीबिया की, फिर सीरिया। जब तक इराक़ ISIS आ गया था उन्होंने $450 मिलियन का वहाँ पर कोई बैंक लूट किया था और उसके बाद काफ़ी पैसा आ गया था। जो सप्लाई चैरिटी सप्लाई है, जो क्योंकि हमारा मुल्लाज है अनफॉर्चुनेटली है, जो हमारा जो आजकल फतवा वाली के लोग कर रहा है, उन्होंने हलाल पैसा कर दिया था। ये हलाल के लिए उन्होंने वहाँ पर दे दिया। जब तक अमेरिकन वाले लोग बहते बहते उधर वो पैसा काफ़ी आ गया था चैरिटी में। और वहाँ पर जब तक सीरिया के और इराक़ में अंदर वो तेल बेच देंगे के लिए तेल में गया था वहाँ पर तुर्की के लिए मेडिटेरेनियन सारा भेजने के, यूरोप के लिए जॉर्डन के थ्रू, और पैसा वापस आएंगे उनके पास। यानी हर रोज़ में उनके पास में $4 मिलियन। और अमेरिकन खुद कह रहे, अमेरिकन ट्रेजरी भी खुद कह रहे हमको मालूम है, लेकिन अमेरिकन आलाइज इसलिए अमेरिकन आंख बंद करके रख के और कह रहे हमारा नहीं, वो बंद करने के लिए अभी तक बंद करो सप्लाई। जब तक 1980 में आप याद है 2000 के 11 सितंबर के बाद अमेरिकन में मनी लॉन्ड्रिंग में पूरा बंद कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग किसी को भी पैसा भी नहीं चाहिए, नो चैरिटी नो बदी, किसी का भी नहीं हो सकता। अभी तक क्यों बंद नहीं कर रहा? ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। कमर आगा साहब, आपका क्या मानना है कि आखिर क्यों ये जो दुनिया के देश हैं जो टेररिज्म को, आतंकवाद को मदद देने वाले लोग हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगा पा रहे, नाकाम रहे? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उन पर किसी किस्म का कोई भी रोक नहीं है, रोक ही नहीं है, बल्कि उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको वेपन भी दिया जा रहा है। पड़ोस का हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम बराबर देखते हैं। इसलिए जिसको एक तरफ अमेरिकन खुद कहते हैं कि वो एपी सेंटर है आतंकवाद का, यहीं से आतंकवाद सारी दुनिया में फैला, लेकिन हर साल उनको एड उसी तरह बढ़ती मिल रही है, बल्कि बढ़ती हुई एड है। मिलिट्री सप्लाईज भी उनको लगातार बंधी हुई हैं। फिर उसके अलावा जो देश लड़ रहे थे आतंकवाद से,
वो सभी देश, चाहे सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो या ईरान हो, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, या और दूसरे देश, इराक था उससे पहले, उसके ऊपर भी प्रतिबंध, वहाँ पे रिजीम चेंज की पॉलिसी कर दी गई। तो ये जो पॉलिसी है ये बड़ी घातक साबित हुई है। इससे न तो अमेरिका का फ़ायदा हुआ, न फ्रांस या यूरोप का फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। अब ये इतने बड़े हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ग्रुप, कि इनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ ये है कि वो पड़ोस के जो देश हैं उनसे लगातार इनको मदद, आईएसएस को ख़ास तौर से वहाँ पे मदद मिल रही है, उनको वहाँ पे वेपन भी वो सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से वो चल रहा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर सेक्टेरियन एंगल भी आ गया है, शिया सुन्नी का भी आ गया है, कहीं कुछ आ गया है, बहुत सी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं और उसका अब बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी उसमें आ गया है ये कि इसका कंट्रोल करना हर के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक है जोगिंदर सिंह जी, आपका लंबा अनुभव रहा है, सीबीआई के आप प्रमुख रहे हैं। भारत कई दशक से आतंकवाद का शिकार है। ये आतंकवादी संगठनों को जो मदद मिलती रही है और आज भी मिल रही है, उस पर अंकुश नहीं लग पाता। भारत जैसा देश भी इसमें विफल रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए साहब, ऐसा है जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, पर हर एक देश जो है सेल्फिश है। वो कहता है मैं ठीक रहूं और किसी के ना हो। अमेरिका ने वहाँ बैठे ओसामा बिन लेडन को और अलकायदा को सभी को प्रमोट किया ताकि रशियन को निकाल सकें, और उन्होंने उनको पाकिस्तान के गले में डाल दिया। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान में इतना टेररिज्म फैला हुआ है, जितना मर्जी कहते रहे आप। मैं सिर्फ एक आपको लेटेस्ट रिपोर्ट देता हूँ कि 2008 में उनकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिपोर्ट थी, 2148 टेररिस्ट अटैक हुए और 2267 आदमी मारे गए, और इससे पहले वाले में भी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि हम सब लोग सेल्फिश है। हम कहते हैं कि हमें पता है कि कौन सपोर्ट करते हैं, पर आपने कानून ऐसे बना रखे हैं कि किसी के खिलाफ एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैं बॉम्बे में और कई जगह पे 40-50 बार गया हूँगा सारी सर्विस में, पर अब भी मुझे कहा जाए बॉम्बे एयरपोर्ट से आप फलाना जगह जाइए, मैं नहीं जा सकता। तो ये लोकल सपोर्ट के बगैर तो कहीं कोई भी आतंकवाद का जो है इंसिडेंट नहीं हो सकता, चाहे उनके सिंपथाइजर हों, चाहे उनके गार्डियन हों, चाहे उनके कोरिलिजिस्ट हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके नेबर हों, चाहे वो आइडियालॉजी हो। अब हम उनको पकड़ लेते हैं और बात वहीं ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आगे नहीं हुआ। और मैं ये इस चीज़ के लिए कई मुस्लिम कंट्री को मुबारकबाद देता हूँ, जैसे ये सऊदी अरेबिया हुआ, हालांकि घिरा हुआ है। मैं परसों ही एक एम्बेसडर के साथ था, इनफैक्ट हाफ ए डजन थे मिडल ईस्ट के, और उन्होंने अपने कंट्री को बिल्कुल सेफ रखा है। कहते हम किसी को आने नहीं देते इन चीज़ों के लिए जी। और ये चीज़ें पॉसिबल हैं जब तक इनकी मोटिवेशन या ट्रेनिंग ना हो। अब बड़ी ओपनली ट्रेनिंग हो रही है, अमेरिका को भी पता था, फ्रांस को भी पता था, क्योंकि फ्रांस तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जैदीज है उनकी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक, पर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया जब तक उनके अपने सिर पे जूते नहीं पड़े। ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्रांस की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और इसको सभी मिलके सॉल्व करना तो कहने की बात होती है जी। कोई भी इन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक। और ये मैं देखिए और दूर को जाते हैं, अपने हिंदुस्तान में देखिए 2008 में बम्बई में अटैक हुए, दिल्ली में हाई कोर्ट तक हुए, पार्लियामेंट पे हुए, इनके सिंपथाइजर किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, क्योंकि हमने कानून ऐसे बना रखे हैं कि लेट एक 99 गिल्टी चले जाएं जी। और एक बेकसूर को सज़ा ना हो। ठीक। अब देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं आतंकवाद से, तो इसके उल्टा ही करना पड़ेगा तभी जाके ठीक होगा। मैं आता हूँ आपके नहीं पास। तो आप जितना मर्जी भाषण दें, जी। जितना मर्जी जी, तो कुछ नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। संजय कपूर साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। जी जी मैं आता हूँ आपके पास में दोबारा। पेशावर में है बेनज़ीर। जी जी संजय कपूर साहब,
एक घटना आई थी, हवाला कांड के नाम से जाना गया था, आपने उसको काफ़ी कवर किया था, शायद किताब भी आपने उस पर लिखी है। मैंने एक्सपोज किया था उसको। और जी, उसमें सीधी कड़ी थी कि जो लंदन में बैठे हुए आतंकवादी लोग थे वो कश्मीर के चरमपंथियों को, आतंकवादियों को किस तरह से पैसा भेज रहे थे, और उसमें जो लोग यहाँ कंड्यूट थे वो राजनेताओं को भी पैसे दे रहे थे, और उसमें कई प्रमुख नेताओं के नाम आए थे, मुकदमे भी चले, लेकिन फिर ये कहा गया कि चूँकि वो हवाला कांड की डायरीज़ जो हैं उन्हें कोई ऐसा विटनेस नहीं माना जा सकता। नहीं, वो अकाउंट बुक्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया था क्योंकि कुछ अलग पन्नों में भी थी। जी, तो उन्होंने कहा अकाउंट बुक्स इस तरीके से मेंटेन नहीं होती। वो एक गंभीर मामला था जो हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ था, और इस तरह के और भी बहुत सारे मामले हैं। तो आप इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं कि क्यों देश विफल रहते हैं जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोकने में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो आ जाती है कि जो आतंकवाद की परिभाषा के ऊपर, किसको आप आतंकवादी परिभाषित करें। तो अगर आप कई सारे जो रीजनल एस्पिरेशन जिनको होता है, जैसे कश्मीरी नेशनलिस्ट हो गया, तो उसको अगर आतंकवादी बोलेंगे तो आप में वहाँ पर भी कुछ समस्या हो जाती है। तो हर जगह एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन होता है उस परिभाषा के बारे में। परंतु आपने जो हवाला कांड का जो आपने जिक्र करा, उसके अंदर मैंने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से बाहर का पैसा आया था, जो कि कुछ बिजनेसमैन उसको पे ऑफ करते थे प्रोटेक्शन के लिए आतंकवादियों को, और वो पैसा उनको वापस दिया जाता था, और वही पैसा आगे चलकर ना राजनेताओं को दिया जाता था। तो उसमें एक ना मनी ट्रेल दिखाई गई थी, और जिसके माध्यम से पता चलता था कि जो राजनेताओं को ना फंड करता था वही आतंकवादियों को करता था। पर वो बात बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद कई सारी चीज़ें ना सरकारों ने करी है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है। कई सारे उन लोगों ने प्रोविजन दिए हैं कई सारी सरकारों को, जिस तरीके से जो कहते हैं कि जो ग्रे मनी या फ़नी मनी होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जैसे कि नो योर कस्टमर, हर बैंक को है ना अपना कस्टमर को जानना होता है, उसकी है ना उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। उसी तरीके से जो लार्ज फ्लो होते हैं फंड्स के, उसकी बैकग्राउंड पता। तो जो पुराना तरीका था वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर अंकुश आ गया है। हवाला का जैसे खास करता, हवाला के ऊपर एक मुख्य आरोप लगाया जाता था, क्योंकि 2001 में जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन या प्रेशर था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का था, वो किस तरीके से पैसा गया वो तमाम 5-6 हाईजैकर्स के पास, और किस तरीके से उनको असला या बम मिला, जिस तरीके से उन लोगों ने हादसा वहाँ पे किया। तो हवाला पे तो अंकुश लगाया गया, परंतु आज की तारीख में जो आतंकवाद है, बावजूद इसके आतंकवादियों को मदद मिल रही है। आतंकवादियों को मदद मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पेरिस में हुआ और जो इस समय वेस्ट एशिया में हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे पहले कहा कि वहाँ परिभाषा का खेल है। जिसको कि सीरिया की सरकार है ना आतंकवादी मानती है, उसको ना काफ़ी लोग फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। अमेरिका फ्रीडम फाइटर मानती है, जॉर्डन, टर्की, कतार, सऊदी अरेबिया, सबका नज़रिया यह है कि ना इस समय सीरिया की सरकार को हटाना है। बाशर अल-असद को हटाने के बाद ही है ना और उनको हटाने के लिए ये लोग है ना वहाँ पे पैदा करे गए। इन लोग को ट्रेनिंग मिलती है जॉर्डन के अंदर, वो इन्फिल्ट्रेट करे जाते हैं। उनके लिए तमाम पैसा अमेरिकी पार्लियामेंट देती है, अमेरिकी कांग्रेस देती है, और ये आपको फ्रांस से मिलता है। आपके पास इतने प्रमाण हैं कि इनको मिलता है। तो उसके बाद जब ये हमला करते हैं पेरिस में, तो वो आतंकवादी कहलाए जाते हैं। जबकि इस्लामिक स्टेट के पास तो पैसा इतना हर तरफ से आ रहा है, जैसे आवाज साहब ने बताया कि तेल से बात है, जी तेल से आ रहा है, एक्सटॉर्शन से आ रहा है, तमाम चीज़ों से आ रहा है। वाइल अव्वल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपका ताल्लुक़ सीरिया से है, और सीरिया और इराक़ के एक बड़े हिस्से पे ISIL का कब्ज़ा है, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ उन्होंने बैंकों पे भी कब्ज़ा कर रखा है, और बैंकिंग तो बिना अंतर्राष्ट्रीय मदद के चल नहीं सकती। साथ ही वो तेल भी बेच रहे हैं, उसका भी जाहिर है कारोबार जो कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और व्यापार के साथ ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिसकी बात बान की मून साहब कर रहे हैं, या और G20 के देश कर रहे हैं, या और दूसरे देश कर रहे हैं, कोई रोक लग सकती है, कोई अंकुश लग सकता है कि जिससे आतंकवादियों को पैसा ना जाए, जो लोगों को, निरीह लोगों को मार रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गले काट रहे हैं? सबसे पहले ये UN का जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, जो बान की मून है, अभी हालत बहुत बीमार है, डिप्रेशन चल रहा है उनकी है, इसलिए तो टूरा से उनकी कुछ मिलते भी नहीं है। जैसे हमारा UN के अंदर भी है, जो यमन जो चल रहा है, चुपचाप आंख बंद भी रखा था, नो ह्यूमन राइट्स नथिंग, कुछ सी बात नहीं कर सकते। अगर दूसरी बात ये कहना चाहते हो, देख लो अगर बारतर चल रहा वहाँ पर तुर्की की तरफ 100 टैंक में आ रहे, आपका तेल का टैंक में ले लो, तो ये तो ट्रेडिंग है। और आर्टिफैक्ट अभी है जो सीरिया के अंदर और इराक के अंदर कहाँ से जाते,
इट इज़ गोइंग टू लंदन, इज़ गोइंग टू पेरिस, इज़ गोइंग टू इज़राइल, इज़ गोइंग टू अमेरिका। हर दुनिया में म्यूज़ियम में वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट रखा है। और तीसरी बात यह है, उनकी जिज़िया जो मानते, जो एक्सटोर्शन पैसा है, एक्सटोर्शन के पैसा भी चल रहा रहेगा। ये मतलब यूएस के सबको मालूम है। आपका याद है जब तक ऑयल फॉर फूड जो इराकी गवर्नमेंट में उन्होंने सरकारी शुरू किया था सद्दाम हुसैन के टाइम है, उन्होंने अमेरिकन में सबसे बड़ा वो उनकी ऑयल वाले जो उनकी तेल का वाले का मिनिस्ट्री है उन्होंने बिल्कुल सेव कर दिया था, पूरा डिटेल डाटा निकाल दिया था। और सबसे पहले इंडिया के ऊपर कह रहे ये नटवर सिंह पैसा ले गया था। जब तक हम लोग अमेरिकन के सामने आ गया था बात करने के लिए, तुर्की वाले भी लोग है और आपका जॉर्डन भी है, लोग वो करते, आप क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे, कह रहे हैं हमारा अलाइज। अगर ये इंटेंशन है, ये हिपोक्रेसी, तो आपका कहना है कि डबल स्टैंडर्ड्स, डबल हिपोक्रेसी है। देख लो, आप G20 बैठेंगे, अभी आप सफाई एनवायरनमेंट से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बात करना चाहते हो। अगर आपके लिए अंदर ही लोग वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान बन गया, हमारे तुर्की में पाकिस्तान इन द मेकिंग, और सारा वहाँ पर पैसा मिलती है। फिर हाउ कैन यू फाइट टेररिज्म व्हेन यू आर फीडिंग द टेररिज्म योरसेल्फ? ठीक, कमर आगा साहब, आप कितना सहमत हैं जो वाइल अब्बास साहब कह रहे हैं, और क्या इसको डिफ़ाइन करने से, क्योंकि संजय कपूर ने भी यही बात कही कि डेफिनेशन नहीं है साफ, क्या हम किसी डेफिनेशन का इंतज़ार करें कि साहब वो परिभाषा जब लिख दी जाएगी तो उसके बाद हम उम्मीद करें कि आतंकवादियों को मदद मिलनी बंद हो जाएगी? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस को तय करनी है। उसके लिए इंडिया का एक प्रपोज़ल है और काफ़ी दिनों से है कि कन्वेंशन होना चाहिए टेररिज्म के ऊपर, और सभी देश आना चाहिए, तो फिर उसमें कुछ निकलेगा। लेकिन वो कन्वेंशन ही नहीं हो पा रहा। और वो कन्वेंशन हो तो परिभाषा भी डिफ़ाइन हो, या पहले डिफ़ाइन करके आप उस कन्वेंशन में जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो कुछ, इसलिए कि हम जिसको आतंकवादी मानते हैं उसको वो कहते हैं कि गुड टेररिस्ट है, जिसको हम टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, गुड और बैड की जो डिफिनीशन आ गई है इससे बड़ी मुश्किल हो गई है। जो उनके ख़िलाफ़ नहीं है वो तो अच्छा टेररिस्ट है, जो उनके ख़िलाफ़ है वो बुरा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और उससे अभी तक तो नुकसान हम लोग का हो रहा था, लेकिन अब फ्रांस का भी हो रहा है, इंग्लैंड भी है उनके निशाने पे, और ये यूरोप के जो देश हैं ये बहुत करीब हैं सीरिया से, मेडिट्रेनियन सब मिलता है, फ्रांस वगैरह, और वहाँ से जाना, नॉर्थ अफ्रीका से भी मुश्किल से, शायद लीबिया से जो स्पेन होगा 170-150 किलोमीटर होगा, और मोरक्को से तो 50 या 20 से भी किलोमीटर से भी कम है। तो ये अब वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। कई चीज़ें हैं जिसके बाद, दूसरी चीज़ ये कि फंडिंग इनके पास इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर काम तो ये कर रहे हैं, हर चीज़ के इनको फतवे मिल गए हैं, ड्रग रनिंग ये कर रहे हैं, ओपियम ट्रेड में ये लोग हैं, बैंक से इन्हीं ने लूट लिए इराक़ और सीरिया का। अकेला जो मूसल का जो सेंट्रल बैंक था इराक़ का, वहाँ से इनको $450 मिलियन मिल गए। फिरौती में इन्हीं ने यूरोपियन देशों से पैसा लिया है, उनके जो चुपके सब ने दिया है। अब रिपोर्ट्स आ गई हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने पैसा दिया अपने बंदियों को छुड़ाने के लिए। फिर उसके बाद इन्हीं ने रोज़ाना एक्सटॉर्शन करते हैं अपनी जनता के ऊपर, जो रोज़ टैक्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है कि सीरिया से लाखों लोग भाग रहे हैं, वहाँ से इमिग्रेशन कर रहे हैं, और किस हालात में कर रहे हैं हम लोग रोज़ाना टीवी में देख रहे हैं, जिसमें कितने लोग तो समुंदर में डूब के मर गए और कितने रास्ते में मर रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई डिफिनीशन, कोई इसकी नहीं बनी, कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल नहीं हुई। जब तक सब नहीं मिलेंगे और नीयत सही नहीं होगी, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें रोक लगेगी। और जो पड़ोस के देश इनको मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी। तो नीयत का सवाल है। जोगिंदर सिंह जी, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपकी नज़र में क्या कुछ हो सकता है, और क्या उसके लिए नीयत ही कम है, या नीति भी दोबारा से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है और नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है? और जैसा संजय कपूर बता रहे थे कि बहुत कुछ 2001 के बाद में हुआ है, लेकिन अभी भी वो नाकाफ़ी है। देखिए साहब, नीयत तो लगती है बोलने से जी, और नीति कोई है नहीं। आपने अभी तक जो लॉ बनाए थे टेररिज्म के खिलाफ, जैसी सरकार बदली 2004 में उन्होंने सब कैंसिल कर दिए। आज की डेट में कोई भी सख्त कानून नहीं है आतंकवादियों के खिलाफ, किसी के खिलाफ एक्शन हो कि उन्होंने उस पर पड़े। किसी को पकड़ के लाते हैं आप, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाकई आतंकवादी ये करने जा रहा था। क्या आपका ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट या बांग्लादेश गवर्नमेंट या अफगानिस्तान गवर्नमेंट
आके कोर्ट में एफिडेविट देगी, ये हमारा सिटीजन है वो करने के लिए। अब वो बातें ज़रूर करते हैं कि हम इसको डील करेंगे, वो करेंगे। अब 3-4 कदम तो हो सकते हैं इनके लिए। जो भी ऐसे है, इनको स्टेटलेस, जिसने देश के साथ गद्दारी की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, किसी धर्म का भी हो, उसको स्टेटलेस डिक्लेयर कर दीजिए, सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटा लीजिए। दूसरे, उसकी प्रॉपर्टी की एक जैसे आपने कहा पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिगेट कीजिए कहाँ से आई है, कौन इनको दे रहा है। तीसरा पॉइंट, इनको गवर्नमेंट करना चाहे तो देखिए, इस पे मत छोड़िए कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ एंड गॉड फॉर अस ऑल। ये पॉलिसी जो है हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और चाहे अमेरिका जितनी मर्जी कहे कि वो ह्यूमन राइट्स के हैं, जहाँ तक उनके देश का सवाल आता है वो पहले हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के ले गए, मार के समुद्र में फेंक दिया, फिर उन्होंने कहा हमने ये किया वो किया है। किसी ने कुछ शोर मचाया, किसी ने ना, पाकिस्तान ने ना, उन्होंने, सब उनको पता था, उनकी मदद से किया था, उनकी गाइडेंस से किया था। तो ये जो है, सिर्फ ये मत समझें कि एक ही देश सेफ है, सारे एक्सपोज्ड हैं। और मेरे ख्याल में हर देश को अपना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और क्या पॉलिसी हो वो तो सर्कमस्टेंसेस देख के कर सकते हैं। अब मैं आई वाज सरप्राइज जब मैं फिगर्स देख रहा था, 35,000 आदमी टेररिज्म अटैक में, और सारे ये मुस्लिम भाई हैं जो उन्होंने एक दूसरे को मार दिया है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो। लेटेस्ट आपने पेशावर में देखा था, बच्चों का क्या कसूर था उसमें से जी, बदला लेने के लिए, फौज के लिए। अब पंजाब के गवर्नर को मार दिया था, सर्विंग गवर्नर को, कोई एविडेंस नहीं मिली, जो उससे एविडेंस भी सारी हॉस्टाइल हो गई। मंत्री को मार दिया, बेनज़ीर भुट्टो तो वैसे ही बेचारी सिटिंग डक थी, तो उन्होंने उड़ा दिया था इन चीज़ों के लिए। तो ये प्रॉब्लम हर कंट्री की है जी। कलेक्टिवली तब तक हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ जब तक हमें सूट करेगा। ठीक है, अब जितना मर्जी फ्रांस कह ले, जितना मर्जी इंग्लैंड कह ले, वो कोई सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे और एक दूसरे का कुछ नहीं देखेंगे कि यहाँ से क्या आ रहा है। और वही चीज़ जो है हिंदुस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि ये मैं पंजाब में आईजी था सीआरपी का, जब सिख टेररिज्म था, तो ये रबेरो साहब गए, तो मेरा कर्नाटका का ऑर्डर था, तो उन्होंने कहा बुलेट फॉर बुलेट। मैं कहा जी कानून के खिलाफ है। ये कहते नहीं, फिर और कैसे कंट्रोल करेंगे आतंकवाद को उनको जी जी। और उसको जो है मेरे ख्याल में शायद हाफ अ डजन केसेस हो गए जहाँ ट्रायल के लिए गए होंगे, वो भी एक आदमी की कन्विक्शन हुई। ठीक है, जज भी कातलाना आपने जोगिंदर सिंह जी। अब ये जंग है, जंग नाम कुछ दे दीजिए जी, मैं अर्ज करूंगा ये लड़ाई है और इसका कोई नाम दीजिए, चाहे आतंकवाद कह दीजिए, चाहे एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ कह दीजिए, देश बंधुओं की देश के फेवर में कह दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह जी। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने कहा 2001 के बाद से बहुत सारे कानून भी बन गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय संसद ने भी उनको पारित कर दिया, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवाद को मदद मिल रही है हमारे आस पड़ोस से, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, तो अब वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कह ही दिया है कि हाँ हमने तैयार किए थे, भेजे थे, लेकिन जो आर्थिक मदद मिल रही है वो लगातार मिल रही है और उस पर रोक लगते हुए अभी कहीं दिखाई दे नहीं रही। उसका इलाज क्या हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो, अगर आपकी एजेंसीज थोड़े से पैसे पे बिक जाएं, तो आप जितने भी कानून लगा लीजिए उनके ऊपर अंकुश लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर आपको जिसे कहते हैं कि जो एनिमी विद इन होता है वो कहीं घातक होता है बनस्पत की, जो बाहर से आक्रमण कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान पैसा दे रहा है, नेपाल के माध्यम से आ रहा है, परंतु हर जगह पे जो फिल्टरिंग है वो तो हिंदुस्तानी कस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तमाम चीज़ें, वो तो वहाँ पर कई सारे कारण हैं, फर्जी करेंसी भी पकड़ी जा रही है, फर्जी करेंसी वगैरह। तो जब समस्या हम अपनी नहीं सुधारेंगे तब तक बाहर का हम नहीं रोक सकते। तो कई तरीके के कानून होते हैं, कई तरीके के आप है ना फिल्टर्स लगा दीजिए, समस्या हमारी अपनी है।
और उसको दूर करने के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा गंभीर कमिटमेंट चाहिए एपेक्स लेवल पर, प्रधानमंत्री कार्यालय और जो पूरा जो एंटी टेररिज्म का जो एक सेंटर NCTC वगैरह बनाने की बात थी, सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन हो, एजेंसीज़ का कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से रोका जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन, उन सब का एक कोलेशन, क्रंचिंग हो डेटा की, तो संभावना हो सकती है कि आपको कम से कम ये पता चले कि कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि एक सवाल लोग बार बार उठा रहे हैं कि वहाँ पर पेरिस में ये जो पूरा अटैक हुआ, ये हो कैसे गया इन तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि आपके पास हर तरीके की सर्वेलेंस की ना आपके पास मशीन है, सैटेलाइट है, फ़ोन टैप हो रहे हैं, पैसा कहाँ आ रहा है वो सब पता है, उसके बावजूद कैसे हो गया। तो हैरानी वाली बात ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, कमर आगा साहब, डॉक्टर वाइल अब्बास और जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे पैनल का मानना है कि न सिर्फ ये कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ एक बहुत साफ़ नीयत और एक साफ़ परिभाषा का भी होना ज़रूरी है। जो बात प्रधानमंत्री ने अभी कही है G20 देशों के सम्मेलन में, कि अब वक्त आ गया है कि ये परिभाषित हो जाए कि आतंकवाद कर कौन रहा है, समर्थक कौन है, और कौन आतंकवादियों के लिए फ्रीडम फाइटर है और फ्रीडम फाइटर्स के लिए आतंकवादी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।